Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again lecture number 12 over the definite integrals. ओके, थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू के कारण क्लास स्थगित थी और गला अभी भी भारी है। सर्दी जुकाम के कारण थोड़ा सा क्लास को मैंने होल्ड कर दिया था। प्रॉपर ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि क्लास को लेना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास को लीव किया था। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कनेक्ट करने का प्रयास करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि लिमिट के क्वेश्चंस को किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ। थोड़ा सा उसी को रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, एज ए स्टैंडर्ड मैंने लिखा था उसमें कि अगर क्वेश्चंस का टाइप ये है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b। ओके, एफ ऑफ आर बाई एन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको डेफिनेट में हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे थे। किस तरीके से, मैं सिर्फ रिकॉल करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट पे हम लोग यूज़ करते थे लिमिट एन टेंस टू ए बाई बी। ओके, अपर लिमिट में लिखते थे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, एन टेंस टू इनफाइनाइट ए बाई एन। अपर लिमिट में यूज़ करते थे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी बाई एन। ओके, बी बाई एन, और यहाँ पे एफ ऑफ क्या लिख देते थे एक्स डी एक्स। ओके, फिर से मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। आपको पिछली क्लास में मैंने इसको कराया था, इसमें मैंने ये कहा कि अगर क्वेश्चंस का टाइप इस तरीके से है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n और एक जनरल टर्म ऐसा हो जो आर बाई एन का फंक्शंस हो, तो उस फंक्शंस को हम कन्वर्ट कर लेते थे एक्स में डायरेक्टली। लोअर लिमिट के प्लेस पे हम लोग यूज़ करते थे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए बाई एन। ए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जहाँ से ये जनरल टर्म स्टार्ट होता है फर्स्ट टर्म, और आर इक्वल टू बी जहाँ पे हमने यूज़ किया है, यानी कि अपर लिमिट में हम लोग यूज़ करेंगे बी बाई एन जहाँ पे ये जनरल टर्म ख़त्म होता है, जिसको लेके एज ए स्टैंडर्ड एज ए टूल हमने इसको पिछली क्लास में यूज़ किया था। इसी पे क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये आपको रिकॉल हो गया होगा। उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का इसको प्रयास कर रहे हैं। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। ओके, फाइंड फाइंड द limit n tends to infinite, okay, n plus 1/n, all right, into 1 plus 2 by n into 1 plus 3 by n dot 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 1 plus n by n होल की पावर कितना है 1 by n। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाएगी, उसके आगे हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए इसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर कट ये समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेट का सवाल लग नहीं रहा है। ओके, जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको ये आइडिया लगेगा कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट है, कोई फंक्शंस दिया है और उसमें 1/n कहीं से यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। जैसे अगर ये पावर को देखा जाए तो 1/n है, तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि ये डेफिनेट में कन्वर्ट करके हो सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है, देखिए अगर पावर में है 1/n, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है क्वेश्चंस का, अगर हम लोग देखें तो उसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n है। दैट मीन्स कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो 1/n है वो मल्टीप्लाई में हो, तो ये लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ, अगर मैं ऐसा मान लूँ, लेट अज्यूम दैट, ओके, लेट अज्यूम दैट, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि जो क्वेश्चंस दिया है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, n plus 1 by n into 1 plus 2 by n, okay, into 1 plus 3 by n into 1 plus 3 by n, alright, 1 plus 3 by n dot 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 1 plus n by n। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज़ यहाँ से और क्लियर हो जा रहा है कि अगर मैं इसको a मान लूँ, और भी आप देख सकते हैं जैसे जो हमारा ये जनरल टर्म होता है ये समेसन होता है। ये क्या होता है, समेसन होता है। जो एफ ऑफ आर बाई एन का फंक्शंस होता है ये समेसन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिया गया है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिया गया है, दैट मीन्स कि इसको मुझे प्लस के फॉर्मेट में यानी कि समेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ही और रास्ता है, लॉग फंक्शंस लेके हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पावर्स में है उसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। ओके, तो अगर मैंने इसको a मान लिया, अगर ऐसा कर लिया, इसको हमने a मान लिया, उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में अगर हम log ले लें, ओके, टेकन log बोथ साइड, log फंक्शन बोथ साइड। ओके, अगर मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, log फंक्शन ले रहा हूँ, ओके,
तो क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शंस लेने से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा ताकि ये कुछ स्टेप्स कम हो जाए। ओके, अब देखिए अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड और टूल की बात करूं एज ए स्टैंडर्ड, अगर लॉग m टू द पावर n होता है तो इसको मैं लिखता हूँ n log m। n log क्या लिखते हैं, m। एक टूल इसकी ज़रूरत है, और कहीं पे अगर log m इंटू n होता है तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं log m प्लस log n। बहुत ही बेसिक है, बच्चे लोग पढ़ते हैं इसको। ओके, अभी ये तो 12th IIT JEE की चल रहा है तो इतना अंडरस्टूड है। ओके, तो हालांकि मुझे समय मिलेगा तो मैं लॉग को भी करा दूंगा। ओके, एक दो क्लास में। ओके, तो इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे इस पूरे फंक्शंस को अगर देखिएगा, इस पूरे फंक्शंस को अगर मैं यहाँ पे m मान लूँ और 1/n को n मान लूँ तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, जो है इसको रहने देंगे 1/n। ओके, और देखिए अब अंदर जो है एक बार मैं लिख ही ले रहा हूँ, लॉग फंक्शन लिया। ओके, लॉग फंक्शन लिया, लॉग फंक्शन लेने के बाद जो था उसको एज इट इज मैंने लिखा 1 + 1/n ऑलराइट इंटू 1 + 2/n। ओके, इंटू 1 + 3/n। ओके, इस तरीके से 1 + n/n ऑलराइट इसको लिखा, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, लास्ट में यहाँ पे मैं ln a। ओके, मैं ln लेके चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस मैं दिखाऊंगा, तो ln लिखे लॉग लिखे कोई मतलब नहीं होता है, केवल जो उसका बेस होता है किस बेस पे है वो डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ln लिख ले रहा हूँ। ओके, ln लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस में जो आंसर का प्रोटोटाइप होगा वो डिपेंड करेगा कि किस बेस पे है। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे बेस नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं ln लेके चल रहा हूँ, और ये अंडरस्टूड है कि जब भी ln लिखा जाता है तो 99.9% जो है वो बेस ई होता है। ओके, और लॉग को हम लोग बेस 10 पे लेते हैं, वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 को अगर m.n वाला यूज हम करें तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट ऑलराइट 1/n, और लॉग फंक्शन अंदर जाते ही सब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ln 1 + 1/n ऑलराइट प्लस ln 1 + 2/n ऑलराइट प्लस ln 1 + 3/n ऑलराइट प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे ln 1 + n/n ऑलराइट, ये ब्रैकेट को करेंगे बंद, इक्वल टू क्या लिखेंगे ln a, जैसा कि क्वेश्चंस में लिया है मैंने। ओके, अब देखिएगा अब ये क्वेश्चंस हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, अब ये क्वेश्चंस हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होना। अगर मैं इसको टर्म 1 मान लूँ, ओके दैट इज t1, इसको अगर मैं टर्म 2 मान लूँ दैट इज t2, इसको अगर टर्म 3 मान लूँ दैट मीन्स t3। ओके, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा। तो इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका जनरल टर्म, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जनरल टर्म की अगर हम बात करें, जनरल टर्म कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसके जनरल टर्म tr की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा ln 1 + r/n। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा करने से क्या हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको सॉरी जनरल टर्म मान लूँ तो जैसे r की जगह पे अगर मैं 1 प्लेस करूंगा, ओके तो क्या मिलेगा मुझे सॉरी t1 = ln 1 + 1/n ऑलराइट। इसी तरीके से अगर मैं tn टर्म लिखूंगा, tn टर्म, तो क्या मिलेगा ln 1 + n/n ऑलराइट। दैट मीन्स कि ये हमारा एक जनरल टर्म हो जाएगा कि जिसमें हमें ये पूरा इंटायर एक्सप्रेशन मिल जा रहा है। ओके, तो इसकी जगह पे क्वेश्चंस को अगर हम रीराइट करें, थोड़ा सा असेंबल करने का इसको प्रयास करें, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n। ओके, 1/n, उसके बाद अगर मैं इसके जनरल टर्म को यहाँ पे लिखूँ, इसके जनरल टर्म को यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ tr, क्या लिखेंगे 1/ समेसन ऑफ r = 1 to r = n। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे tr, और इसको लिख देंगे ln a। ओके, अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, ln a को मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। ओके, ताकि क्योंकि कैलकुलेट मुझे a ही करना है, तो मैं जिसको कैलकुलेट करना है मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ। ln a = लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट सॉरी 1/n समेसन r = 1 to क्या लिखेंगे r = n ऑलराइट। अब यहाँ से हम ln जो tr है उसके एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, वो है ln 1 + क्या लिखेंगे r/n, 1 + क्या लिखेंगे r/n। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। अगर यहाँ पे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तो आप देखेंगे तो इस लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n
समेशन ऑफ आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू बी, एफ ऑफ आर बाई एन का फंक्शन बन गया। एफ ऑफ आर बाई एन का फंक्शन जैसे बनेगा तो आर बाई एन के फंक्शंस को मुझे डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी आर बाई एक्स की जगह मुझे क्या यूज़ कर लेना है, एक्स यूज़ कर लेना है, लोअर लिमिट यूज़ करना है, अपर लिमिट यूज़ करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा एल एन ए इक्वल टू, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे की जगह मैं सिर्फ लिखूंगा एक इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ओके, एक इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ओके, ये हमारा ए होता है और ये हमारा क्या होता है, बी। बहुत ही बेसिक है, पिछली क्लास में मैं कई बार इसका जिक्र किया हूँ। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे, एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, ए बाई क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अपर लिमिट की बात करें तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, बी बाई एन यूज़ करेंगे और यहाँ पे एफ ऑफ क्या यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एफ एक्स लिख दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जो जो फंक्शंस में आर बाई एन होता है, फंक्शंस में आर बाई एन होता है, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, उसकी जगह पे एक्स यूज़ कर लेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखेंगे एल एन वन प्लस एक्स और क्या यूज़ कर लेंगे, डी एक्स। ओके, बहुत ही बेसिक। अब यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, पिछली क्लास में भी मैंने किया है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ए की वैल्यू को मैं प्लेस कर दे रहा हूँ। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 बाई एन। ओके, और अपर लिमिट की बात करूँ तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू एन है, दैट मीन्स कि एन बाई एन। ओके, एन बाई एन और यहाँ पे हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्स डी एक्स। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 अपान इनफाइनाइट, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 0, और n अपान n दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक है, मैं एलसीडी पढ़ाऊंगा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो वहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करूंगा। अभी बहुत ही बेसिक है, n से डिवाइड हो जाएगा 1, कोई वेरिएबल नहीं बचा तो n के इन्फिनाइट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, दैट मीन्स एग्जैक्ट 1 आएगा, और 1 अपान इनफाइनाइट दैट मीन्स कि 1 अपान 1 अपान 0, दैट मीन्स कि 0 अपान 1 कितना आ जाएगा 0। बहुत ही बेसिक है, पिछली क्लास में हमने किया है। तो एल एन वन प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ऑलराइट, फाइनल वे में अगर हम लोग लिखें तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि एल एन ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। ऑलराइट, एल एन वन प्लस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन है जो कि क्लास 1 से ही पढ़ते चले आए हैं। अगर एक स्टैंडर्ड में आपको याद कराऊं, log x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x का इंटीग्रेशन होता था x log x सॉरी माइनस एक्स। ऑलराइट, x log x माइनस एक्स। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एज ए टूल इसको एज ए स्टैंडर्ड हम यूज़ कर लेंगे। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन को लिखेंगे। तो एल एन ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 x प्लस 1। ओके, x एल एन एक्स प्लस 1 माइनस क्या लिखेंगे, x प्लस 1। ऑलराइट, इस पे लिमिट हम प्लेस कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। 0 से 1 जो हमारी लिमिट है उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 1, अपर लिमिट को यूज़ कर लेंगे, लोअर लिमिट को यूज़ कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। एल एन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1। ऑलराइट, एल एन 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ऑलराइट, दिस इज़ द अपर लिमिट, अपर मैंने प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से लोअर को प्लेस कर लेंगे। लोअर को अगर हम प्लेस करें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस के साथ 0 प्लस 1। ऑलराइट, एल एन 0 प्लस 1। ऑलराइट, माइनस 0 प्लस 1। ऑलराइट, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे। एल एन ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 एल एन 2 माइनस 2। ओके, और यहाँ पे बचेगा 1 एल एन 1 माइनस 1। ओके, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो एल एन ए इक्वल टू 2 एल एन 2 माइनस 2 माइनस एल एन 1। ओके, माइनस का 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एल एन 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या हो जाएगा ये 0। तो एल एन ए की वैल्यू को बेस 10 पे, ओके, ये बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा, बेस 10 पे इक्वल टू, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एल एन 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो एल एन ए इक्वल टू, ओके, एल एन ए इक्वल टू
यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ln a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln 4 माइनस का क्या आ जाएगा 3 माइनस का, ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, -2 और यहाँ पे ln 1 आ रहा है ना, ln 1 आ रहा है। तो ln 1 को मैं यहाँ पे 0 नहीं करूँगा क्योंकि बेस 10 मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा चेंजेस कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ln 1 को रहने देता हूँ, ओके केवल -1 पे काम कर लेते हैं, अदरवाइज सभी का बेस 10 लेके चलना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चन में चेंजेस करना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। तो ln a इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा ln 2 का स्क्वायर -2 माइनस ln 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1। ऑलराइट, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और इसको फर्दर प्रोसीड करें अगर, तो ऐसा हो सकता है कि ln a इक्वल टू ln 4 -2 माइनस ln 1, ऑलराइट माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1, ओके। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे इसको हम प्रोसीड करें, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1 को लिख सकता हूं अच्छा यहाँ पे 1 ln n माइनस 0 माइनस 1 आया है, ओके माइनस का यहाँ पे 1 आया है, टू ln 2 और ये माइनस का 2 प्लस का 1, दैट मीन्स माइनस का 1 आएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा log 4 माइनस का 1, यहाँ पे एक इशू आ रहा है, माइनस का 1 कहाँ से आ रहा है, log a इक्वल टू जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें, log a इक्वल टू 2 ln 2 माइनस 2, ओके माइनस log 1 ln 1 माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। अच्छा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ऑलराइट -2 प्लस का 1, ओके -2 प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा -1, ओके। और log 1 को यहाँ पे अगर मैं 0 ले लूँ, ओके log 1 को यहाँ पे मैं अगर 0 ले लूँ, ओके तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये -2 प्लस का 1, -2 प्लस का 1 यानी कि -1 बचेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके ये -2 नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा ln 1 और यानी कि ln 4 माइनस ln 1, ओके log 1। तो थोड़ा सा आगे बढ़े इसको, यहाँ से ln a इक्वल टू क्या हो जाएगा ln 4, ओके ln 4, ओके ln 4 ln 1 को मैं क्या कर ले रहा हूँ 0 कर दे रहा हूँ, ओके बेस 10 को यहाँ पे कंसिडर करके मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ 0 माइनस क्या हो जाएगा 1, ओके माइनस का 1, ओके। अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं ln a इक्वल टू ln 4 माइनस का यहाँ पे क्या है 1, ओके ln 4 इक्वल टू ln 4 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ln e टू द बेस e, ओके कोई भी नंबर उसी बेस पे, कोई भी नंबर उसी बेस पे उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ओके कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि log 10 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, log a टू द बेस a इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1। तो मैंने यहाँ पे बेस e मान लिया है, ठीक है उस बेस पे इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1, ओके। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, ये a है, ओके ln a इक्वल टू यहाँ से, अच्छा एक रूल ये भी होता है कि अब जैसे अगर मैंने इसको बेस ई मान लिया तो सभी को मैं बेस ई ही मान ले रहा हूँ ताकि आगे का कैलकुलेशन आसान हो सके। इसको मैं लिख सकता हूँ ln 4/e, क्यों, क्योंकि कोई भी फंक्शन log a/b को मैं लिख सकता हूँ कि log a माइनस का log b, ऑलराइट ऐसा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इस स्टैंडर्ड को यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा, और ये बेस क्या रहेगा ई रहेगा, बेस क्या रहेगा ई रहेगा, ओके।
आगे अगर हम लोग बढ़ें, ln a टू द बेस e इक्वल टू ln e टू द, ये 4 बाई कितना हो जाएगा e, 4 बाई कितना आ जाएगा e, सॉरी 4 बाई e, ऑलराइट। अब देखिए दोनों के लॉग, दोनों साइड लॉग है, बेस समान है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई ई। ओके, अब देखिएगा अगर बेस 10 लेके मैं चलता तो यहाँ पे जो e लिखा हुआ है e की जगह यहाँ पे आ जाता 10। ओके, e की जगह पे क्या आ जाता 10। तो इस हिसाब से जो हमने मान रखा था कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने क्या मान लिया था, a मान लिया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a ही हमारा रिजल्ट है, दैट मीन्स कि कितना लिखेंगे 4 बाई ई। ओके फाइन, तो बिल्कुल आसान है, बस पेशेंस के साथ थोड़ा सा करना रहता है और अपने इम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में उसको लेके आना। तो ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन ए 3 बाई ई, ऑप्शन बी 4 बाई ई, ऑप्शन सी ई बाई 4, ऑप्शन डी 2 बाई ई। ओके, तो ऑप्शंस ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शंस की कोई बात नहीं। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल और कनेक्ट करने के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हम शुरू करते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है। ओके, राइट डाउन। रिमेनिंग पोर्शन की अगर हम बात करें एज ए स्टैंडर्ड लिखेंगे, इफ fx greater than gx for all x belonging to a to b। ओके, अगर कोई फंक्शंस है, कोई दो फंक्शंस है fx और gx, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए a और b के लिए अगर fx ग्रेटर है, fx फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर है gx से, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ देन इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx ये बड़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b gx dx। ओके, बहुत ही बेसिक है और ये अंडरस्टूड है, मैं इसको अभी आपको ग्राफिकली दिखा भी दे रहा हूँ, या बहुत ही बेसिक है और अंडरस्टूड है, बस जिसको ये आइडिया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा लिखा गया। ओके, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाता है, क्यों हो जाता है वो हम देख ले रहे हैं। ओके, अब सोचिएगा कि अगर कोई फंक्शंस है, कोई फंक्शंस है, मैं इसको ग्राफिकली थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, इसकी प्रूविंग की अगर बात करूँ तो केवल ग्राफिकल वे में इसका प्रूविंग दे सकते हैं कि किस तरीके से इसको ग्राफिकली हम लोग समझ सकते हैं कि सच में ये सही है। ओके, तो मैं एक्सिस को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, एक एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिएगा अगर यहाँ पे मैं एक लाइन बना ले रहा हूँ, दिस इज द सपोर्टिंग लाइन, ओके, सपोर्टिंग लाइन से तो थोड़ा सा मैं इसको डॉट कर दे रहा हूँ। ओके फाइन, ओके, दीज आर सपोर्टिंग लाइंस। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि x बराबर, ये एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ओके फाइन, x इक्वल टू a पॉइंट यहाँ पे, दिस इज द ओरिजिन, x इक्वल टू b पॉइंट है, कोई फंक्शन है उसका मैं ग्राफ यहाँ पे बना ले रहा हूँ। जैसे ये फंक्शन है fx, ओके, इसको मैं मान ले रहा हूँ y इक्वल टू fx। ओके, और एक फंक्शन मैं मान ले रहा हूँ ये, ओके, दिस इज द y इक्वल टू gx, दिस इज द y इक्वल टू gx। ओके, आप इन दोनों को इस इंटरवल में देखिए, a टू b के इंटरवल में देखना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दे रहा हूँ। fx फंक्शन है और gx फंक्शन है, उसका वैल्यू जो है fx फंक्शंस की वैल्यू a टू b के लिए जितने भी a से b हैं में हैं, उनकी वैल्यू, उस फंक्शंस की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है gx से। उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बना दिया है कि आप देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी fx की, ओके, इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है f ऑफ a इसके लिए gx से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू देखें f ऑफ b जो आ रहा है इसके लिए y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, f ऑफ b की वैल्यू जो y इक्वल टू जी एक्स के लिए आ रही है उससे बड़ी है। ओके, ऑब्वियस है, ग्राफिकली हम देख भी पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। ओके, अब देखिए अगर ऐसा है तो उसी इंटरवल में जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं उस फंक्शंस का, तो इंटीग्रेशन क्या बताता है,
इंटीग्रेशन इज द, इंटीग्रेशन क्या बताता है, उसका साइंड एरिया बताता है। जैसे अगर मैं इसकी इस पोर्शन की बात करूं तो ये जी एफ एक्स के लिए क्या होगा, साइंड एरिया होगा। ये क्या होगा, साइंड एरिया, तो उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, उसका एरिया भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है कि अगर ए टू बी में उसका एरिया हम निकालेंगे तो भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स कि इंटीग्रल वैल्यू भी उसकी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, केवल फंक्शंस को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर फंक्शंस जो है, फंक्शंस ऐसा है कि उसका वैल्यू बड़ी आ रही है उस इंटरवल में, तो हम तुरंत ये कह देंगे कि उसके इंटीग्रल्स की भी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी उस इंटरवल में। ओके, एक क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। तो या मैं इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ओके, क्लियरली, यहाँ से मैं अगर लिखूँ क्लियरली, hence clearly area of graph y equal to fx is greater than the sorry, greater than the area of graph y equal to gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b। ओके, a से b इंटरवल में अगर हम लोग देखें x के लिए a टू b इंटरवल में, तो जो एरिया आ रहा है, साइडेड एरिया, जो साइंड एरिया आएगा a टू b एफ एक्स डी एक्स के लिए, वो बड़ा आएगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे थोड़ा सा अभी मैं देख रहा हूँ। और केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई फंक्शंस किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर उससे बड़ी आ रही है तो उसकी वैल्यू भी जो इंटीग्रेशन का होगा उस इंटरवल में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंटरवल का वो ज़्यादा ही आएगा। जैसा कि यहाँ पे ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि उसका साइंड एरिया क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। तो हम उसके इंटीग्रेशन को ना कैलकुलेट करके हम फंक्शंस को अगर यहाँ पे कंपेयर कर लें, फंक्शंस को कंपेयर करना आसान होता है इंटीग्रल वैल्यू की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, उसके फंक्शंस की वैल्यू को ही कंपेयर करके इंटीग्रेशन के रिजल्ट को डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस करते हैं तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। तो इसमें सवाल कैसे आता है, फाइंड विच इज ग्रेटर, ओके, विच इज ग्रेटर। दो फंक्शंस मुझे दिए हैं, जैसे 2 to 7, ओके, x to the power 5 dx, ऑलराइट, x to the power 5 dx, और 2 to 7 x to the power 2 dx। अब देखिए इसके कई मेथड्स होते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ते हैं, हम लोग नियम या रूल्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। किसको नहीं पता है, अब हम एंड की तरफ आ गए हैं, इंटीग्रेशन की बात करें तो हम लोग एकदम एंड पॉइंट पे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा ज़रा सा भी उसका दिमाग चल रहा होगा तो क्या करेगा, उसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, उसको जो प्रॉपर्टी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर f ऑफ एक्स ग्रेटर दैन g ऑफ x, ओके, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b, अगर नहीं भी पता है तब भी वो बच्चा क्या करेगा, इसको यहाँ से कर सकता है कि हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू को ही कैलकुलेट कर लें। ओके, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ करके 2 to 7 लिमिट लगा दें और जो वैल्यू आएगी उससे हम कंपेयर कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है अगर मैंने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रखा है। अब देखिएगा, अब कॉमन सेंस की बात है, आप देखिएगा यहाँ से अगर बाय ऑब्जर्वेशन देखें, ओके, बाय ऑब्जर्वेशन अगर मैं ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये देख पा रहा हूँ कि x टू द पावर 5 की वैल्यू बड़ी होगी x टू द पावर 2 से फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 to 7। ओके, जो इंटरवल दिया है 2 to 7, ये देखिए जब भी कोई वेरिएबल दिया होता है उसकी या कोई भी नंबर दिया होगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो उसकी पावर बढ़ने से उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। 2 to 7 का बीच का नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें x की पावर जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उसके फंक्शंस की वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी आएगी, ऑब्वियस है। जैसे 2 ले लीजिए, 2 की पावर 5 वो हमेशा बड़ा होगा। 3 ले लेंगे, 2 से 7 के बीच में हम अगर हम लेंगे 3 ले लें, 3 की पावर 5 हमेशा बड़ा होगा, किससे, 3 के स्क्वायर से, वेरी ऑब्वियस। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया है, ये फंक्शन हमारा f(x) और ये हमारा क्या है gx, ये यहाँ पे बड़ा है किससे, किस इंटरवल में, 2 से 7 के इंटरवल में। तो क्लियरली उस इंटरवल के लिए जो इसकी इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो भी इससे क्या होगी, बड़ी होगी। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 2 to 7, ओके, इफ ऐसा है देन हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं
कि fx ये हमेशा बड़ा होगा किससे, 2 to 7 में gx से बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें dx ओके, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यानी कि 2 to 7 fx की वैल्यू क्या है, x to the power 5 dx, ये बड़ी होगी 2 to 7 gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर dx। बहुत ही सिंपल है, हमें फंक्शंस को कंपेयर करना है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, फंक्शंस को कंपेयर करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आंसर को बता देंगे। ओके, क्लियर है। इस तरीके से फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यहाँ से ऑब्टेन भी कर सकते हैं किस फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पे बड़ी आएगी। ओके, वेरी ऑब्वियस। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड विच इज ग्रेटर, फाइंड विच इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे मुझे ये कैलकुलेट करना है कौन सा ग्रेटर है। तो एक फंक्शंस मैं ले रहा हूँ 0 to 1/3, 0 to 1/3 e to the power x to the power 3 ओके dx, और 0 to 1/3 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे e to the power x और उसकी पावर 8 ओके dx। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। e to the power x का मैंने पढ़ा भी है, लेकिन ग्राफ मैंने नहीं यहाँ पे डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि e to the power x का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, हालांकि उसकी कोई यहाँ पे बहुत खास ज़रूरत नहीं है, बिना ग्राफ के भी मैं इसको कर ले जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे e to the power x का अभी मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे क्लियर कट करूंगा कि e to the power x का जो ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ओके, तो ये होता है y इक्वल टू e to the power x का ग्राफ, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दिया कि e to the power x का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ग्राफ मैं जब कवर करूँगा तो वहाँ पे प्रॉपर क्लियर करूँगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शंस दिया गया है उस फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शंस में अगर मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करने का प्रयास करूं तो जो चीज़ मुझे दिया है उसमें से अगर मैं पहले x के वाले फंक्शंस को कंपेयर करूं, ओके, तो यहाँ पे देखिए x to the power 3 ओके बाय ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन से अगर मैं x की पावर 3 और x की पावर 8 लिखूं, अब देखिए अगर कोई छोटा नंबर होता है उसकी जब पावर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू और छोटी होती है। ओके, जैसे समझिएगा अगर 0.5 है, ओके, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये इससे भी छोटा आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इससे भी छोटा आएगा। ओके, तो इस तरीके से जब 0 से छोटी वैल्यू आने लगती है या 1 से छोटी जो भी वैल्यू होंगी, ओके, तो उसका जब हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं या जो भी पावर्स हम बढ़ाएंगे वो और छोटी वैल्यू हमें ऑब्टेन कराएगा। ओके, तो यानी कि छोटे नंबर का पावर हमें और छोटा बनाता है और बड़े नंबर का पावर हमें और बड़ा बनाता है। तो अब सोचिए यहाँ पे जो इंटरवल्स मुझे दिया गया है वो 0 to 1/3 है। कितना है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1/3, ओके, 0 to 1/3 के लिए अगर आप ऑब्जर्व करिए तो जैसे इसकी वैल्यू आएगी 0.33 के आसपास। ओके, मैं इससे भी छोटा अगर ले लूँ यानी कि पॉइंट में जो वैल्यूज़ होती हैं, ओके, जो वैल्यूज़ पॉइंट में आएंगी उसका जब पावर बढ़ता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब इस इंटरवल में इसकी पावर कम है तो इस फंक्शंस की वैल्यू बड़ी आएगी। समझिएगा, बहुत ही बेसिक है। अगर ये इंटीजर टाइप का नंबर होता जैसे 0 से 5 या 0 से 3 होता तो x to the power 8 की वैल्यू बड़ी होती, लेकिन यहाँ पे पावर इसकी कम है और जो इंटरवल दिया है x का वो क्या है, फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल में जो पावर कम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। दैट मीन्स कि इस फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं ये अभी कंक्लूड कर पाया कि fx तो इसको अभी कहेंगे नहीं, ओके, अभी fx नहीं कहेंगे। ओके, अब देखिएगा लेकिन ये तो हमारा बेस है कि x to the power 3 ग्रेटर होगा x to the power 8 में। अब सोचिए जो एक्सपोनेंट होता है e की वैल्यू अगर मैथमेटिक्स में देखें तो e की वैल्यू होती है 2.718 के आसपास। ओके, e की वैल्यू मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेट की जाती है वो 2.178। ओके, एज ए स्टैंडर्ड इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, देखिए अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे e टू द पावर है, ओके, e टू द पावर x टू द पावर 3 है। ओके, e टू द पावर x टू द पावर 8। अब समझिएगा अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है,
सेम पे वही पावर करेंगे, सेम पे वही पावर करेंगे। अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है x टू द पावर 3 की, तो अगर सेम नंबर पे हम उसी को प्लेस करेंगे जो बड़ी वैल्यू है, तो उसका भी रिजल्ट बड़ा आएगा, ऑब्वियस है। तो अब इसका भी वैल्यू क्या होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि बेस मैंने सेम रखा, पावर्स ज़्यादा है, बेस मैंने सेम रखा, पावर्स ज़्यादा है, और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, 2.718। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन होती तो ये वैल्यू क्या हो जाती, ये बड़ी हो जाती। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बेस को मैंने सेम रखा, पावर्स यहाँ पे बड़ा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो यहाँ से क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स ग्रेटर है किससे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 to 1/3। ऑलराइट, फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ पे, 0 से 1/3 के बीच में। ओके, अगर एफ एक्स ऐसा है, ओके, इफ एफ एक्स ऐसा है, इफ एफ एक्स ऐसा है, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए भी बड़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ऑलराइट, बहुत ही बेसिक है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 to 1/3 e टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी 0 to 1/3 किससे, e टू द पावर एक्स टू द पावर 8 डी एक्स। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना होता है और थोड़ा सा समझना होता है क्लियर वे में कि फंक्शंस की वैल्यू बड़ी है, पावर छोटा है, पावर बड़ा है, तो किस तरीके से आंसर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से क्लियरली हम ये कह पाएँ कि जो e टू द पावर x टू द पावर 3 है, ओके, तो मैं यहाँ से ये कह दूंगा कि e टू द पावर x टू द पावर 3, ओके, dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, ग्रेटर वैल्यू दैन किससे, 0 to 1/3 e टू द पावर x टू द पावर 8 dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि इसमें थोड़ा सा और टॉपिक्स के रेफरेंस में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ओके, देखिए मैंने जैसा कि पहले भी बता रखा है, क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो होता है लिमिटेड होता है। अगर मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों की बात करूं तो IIT JEE एज वेल एज द 12th दोनों में जितना ज़रूरत है उतना मैंने बता दिया है। ओके, कोई भी टॉपिक हमारे हिसाब से यहाँ पे छूट नहीं रहा है। अब यहाँ पे अगर करना है तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो एक आध क्लास में और लूँगा, इस पर 1 या 2 क्लास और मैं ले लूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस करा देंगे। अदरवाइज़ मैं जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, मैं कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, स्वास्थ्य के इशू के कारण थोड़ा सा क्लास प्रभावित रहती है, अदरवाइज़ डेली रात में हम 1 घंटा तो ले ही सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये है, एज ए स्टैंडर्ड एज ए टूल इसको लिखेंगे। ओके, इफ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इफ देयर इज ए फंक्शन, इफ देयर इज ए फंक्शन सॉरी, अगर यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका जो शक्ल है वो कुछ ऐसा है, gx इक्वल टू लोअर लिमिट ax का फंक्शन है, अपर लिमिट bx का फंक्शन है। ओके, ft dt। ओके, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये t में क्यों लिखा जा रहा है। ओके, इसका सिर्फ एक आंसर है कि देखिएगा, जो वेरिएबल है हमारा वो t में है। ओके, जो फंक्शन है वो हमारा t में है, लेकिन इसको सॉल्व करके रिजल्ट किस में आएगा, t में आएगा, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे किस में है, x में है, लोअर लिमिट भी यहाँ पे किस में है, x में है। तो जब हम फंक्शंस में x की जगह क्या यूज़ करेंगे, t यूज़ करेंगे, तो फंक्शंस की वैल्यू जो g ऑफ x होगा वो g ऑफ x वो किस में आएगा, x में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम वेरिएबल्स को देखते हैं, उसके बाद जो लिमिट यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ओके, अगर ऐसा है कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा है, ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं, देन d ऑफ g ऑफ dx। ओके, इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट मीन्स कि g डैश x dg अपॉन dx, दैट मीन्स कि g डैश x, इसकी डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड अभी मैं बता रहा हूँ इसका क्या बेनिफिट है अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, g डैश x का आंसर मैं लिख सकता हूँ f ऑफ अपर लिमिट दैट मीन्स कि bx इनटू
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट दैट मीन्स कि p डैश x, ओके, माइनस f ऑफ लोअर लिमिट दैट मीन्स f ऑफ ax इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा सवाल इस पे आते हैं, ओके, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सवाल इस पे आते हैं, ओके। समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ओके। हमसे ये चीज़ पूछा जाता है, ओके सॉरी देखिएगा, हमें यहाँ पे क्या गिवन है। अगर मैं गिवन की बात करूं, देखिए अगर कोई फंक्शन किसी अदर वेरिएबल में दिया है, उसमें लिमिट्स यूज हो रहे हैं जैसे ax bx, वो t फंक्शंस में दिया है और डायरेक्ट उसका क्या पूछ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है उस फंक्शन का। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट टास्क है। हमें अगर ये गिवन है फंक्शन gx, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लिमिट को प्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर हमें क्या मिलेगा, gx फंक्शंस मिलेगा। gx फंक्शन जब हमें यहाँ पे मिल जाएगा, उस gx फंक्शंस का फिर मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इस स्टैंडर्ड की हेल्प से हमारा सारा काम आसान हो जाता है। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कितना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड की हेल्प से कितना आसान हो गया, ओके। तो बिल्कुल आसान है। कैसे आपको याद रखना है, जो भी फंक्शंस होगा उसमें t की जगह पे मुझे अपर लिमिट प्लेस करना है, ओके, दैट मीन्स कि f ऑफ bx, फिर अपर लिमिट का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, माइनस f ऑफ t की जगह पे जो लोअर लिमिट है उसको प्लेस करेंगे, दैट मीन्स कि f ऑफ ax, ओके, इनटू क्या करेंगे, a डैश x कर देंगे, क्या कर देंगे, a डैश x, ओके। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ये आसान है, ओके। राइट डाउन क्वेश्चन, given that gx equal to integration of x square to sin x, okay, ln t upon में t square plus 2 dt, all right, t square plus 2 dt, all right, then find g dash x। अब सोचिएगा, इस सवाल के बारे में विचार करिएगा। ओके फाइन, ओके फाइन। देखिए अब इस सवाल को सोचिए जरा, अगर इसको बेसिक मेथड से करना हो, ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले gx कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो g डैश x कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें इस पूरे फंक्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। क्या करना है, पहले इसको t वेरिएबल में हम इसका इंटीग्रेशन करें, वो खुद अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि ln t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, ऑलराइट। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस पे अपर लिमिट क्या यूज़ करेंगे, साइन एक्स, फिर लोअर लिमिट, उसके बाद gx फंक्शन आएगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर एक बहुत टेढ़ा सा एक्सप्रेशन आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का, फिर हम g डैश x को कैलकुलेट करेंगे कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ये वाला रूल लगा के एफ एक्स अपॉन डी एक्स वाला डिफरेंशिएशन का, ओके। तो फिर से एक बहुत ही टेढ़ा एक्सप्रेशन आएगा जो रिजल्ट आएगा। लेकिन सोचिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये है हमारा क्या, b ऑफ x, ओके समझिएगा, ये है हमारा a ऑफ x, ओके, और ये है हमारा पूरा ft, ये है हमारा ft। तो इसका डायरेक्ट g डैश x लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट को प्लेस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, ln साइन x अपान में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस 2, ऑलराइट। यहाँ पे क्या करेंगे, bx का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चे को पता है, क्या लिखेंगे, cos x, ओके, माइनस फिर से क्या करेंगे, फिर से t की जगह पे लोअर लिमिट प्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, ln x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 2, और
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 2x। कितना सिंपल है। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि जी डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ओके, इनटू ln साइन एक्स अपान में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2, ऑलराइट, माइनस 2x इंटू ln एक्स स्क्वायर अपान एक्स टू द पावर प्लस 2। ये क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है अगर इस मेथड से आप करेंगे, इस मेथड से करेंगे तो क्या है, बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें है ही नहीं। ओके, लेकिन आप एग्जाम दृष्टिकोण से देखेंगे तो जैसे जिसको नहीं पता है ये चीज़ कैसे करना है सॉरी, तो इसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे सवाल भी इस पे कराएंगे। ओके, जैसे पूछ लिया कि फाइंड या गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर टू कॉस एक्स, ओके, और यहाँ पे दे दिया ln t dt, देन फाइंड क्या पूछेगा इसमें f डैश x, f डैश x की वैल्यू बता दो। तो डायरेक्ट लिखेंगे, एक लाइन में आंसर लिखेंगे। ओके, एक लाइन में आंसर लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, f डैश x मुझे चाहिए, f डैश x चाहिए। क्या लिखेंगे, जहाँ पे इस फंक्शंस में जहाँ पे क्या होगा t, वहाँ पे अपर लिमिट को प्लेस करेंगे। समझिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही करना है। तो अपर लिमिट को प्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा ln cos x। ओके, फिर अपर लिमिट का यानी cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin x। ओके, माइनस का sin x। ओके, माइनस उसके बाद इसमें लोअर लिमिट को प्लेस करते हैं, क्या लिखेंगे ln 7x स्क्वायर, ऑलराइट। फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x स्क्वायर कितना हो जाएगा 14x, ऑलराइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा इसको असेंबल कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f डैश x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऑलराइट, इंटू ln cos x, ऑलराइट, ln cos x माइनस 14x इंटू ln 7x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उसी को सिर्फ असेंबल किया है मैंने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, फाइंड या ऐसे, क्योंकि पहले तो गिवन रहेगा सॉरी, गिवन एफ एक्स इक्वल टू 7, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ln t dt, देन फाइंड f डैश x। बहुत ही आसान है, अगर इस स्टैंडर्ड की हेल्प हम ले तो विद इन द लाइन आंसर आ जा रहा है। ओके, और आप अगर उस मेथड को करेंगे, बेसिक मेथड को, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको तो डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे f डैश x। ओके, तो t की जगह पे, इस t की जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे अपर लिमिट, दैट मीन्स की sin x। तो यहाँ पे लिखेंगे ln sin x, ऑलराइट, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बच्चे को पता है क्या होगा cos x। ओके, आगे देखिए माइनस, इसमें लोअर लिमिट प्लेस करेंगे ln 7, ऑलराइट, और डिफरेंशिएशन ऑफ 7, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0। तो यहाँ से इसको असेंबल कर लेंगे, ये वैल्यू लीड करेगी कहाँ पे 0 को लीड करेगी। तो यानी कि अगर फाइनल वे में देखें तो हमारे पास सिर्फ ये बचा कि f डैश x की जो वैल्यू आएगी cos x इंटू ln sin x, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट हो। आपको बस जितने मेथड्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं अप टू 20 क्लास एंड डेफिनेट, और डेफिनेट में जो 13 14 जो भी क्लास अभी चलेगी, कॉन्सेप्ट का दायरा यहीं पे ख़त्म होता है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ओके, तो इतने क्लास को अगर आप कर लेंगे, चाहे वो IIT JEE का क्वेश्चन हो, ओके, चाहे IIT JEE का क्वेश्चन हो, चाहे 12th का हो, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, आप प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, कॉन्सेप्ट्स का दायरा यहाँ पे होता है फिनिश। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन रहेगा ताकि आपको समझ में आए कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि IIT JEE का ये फेवरेट है, काफ़ी बार पूछा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे इट इज़ गिवन दैट कि 2 to x ft dt इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x to 8, ओके, ft अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो है वैसा ही लिखते हैं ताकि भौकाल बना रहे। ओके,
एफ टी टी स्क्वायर डी टी, ऑलराइट, देन फाइंड एफ थ्री। क्या निकालना है मुझे? एफ थ्री निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब देखिएगा, अब इसको पकड़ने का क्या तरीका है, जैसे अभी ये क्लास रनिंग है मैंने बता दिया, लेकिन इसको पकड़ने का तरीका मैंने क्या बताया आपको कि फंक्शंस टी में होगा और लिमिट एक्स में होगा, फंक्शंस टी में होगा, लिमिट अदर वेरिएबल में होगा, फंक्शंस किसी अदर वेरिएबल में होगा, उसकी लिमिट किसी अदर वेरिएबल में होगा, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की डेप्थ समझिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है एफ ऑफ थ्री, दैट मीन्स कि पहले मुझे क्या निकालना होगा? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जब तक हम फंक्शंस को नहीं ऑब्टेन करेंगे, चाहे हमसे थ्री पूछे, चाहे माइनस थ्री पूछे, चाहे वन बाई थ्री पूछे, चाहे माइनस वन बाई थ्री पूछे, अगर मैं एफ एक्स को कैलकुलेट कर लूँगा तो हमसे जो भी पूछा जाएगा मैं उसका आंसर आसानी से दे सकता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्टेन करने का प्रयास करेंगे? यहाँ पे हम ऑब्टेन करने का प्रयास करेंगे एफ एक्स। क्या ऑब्टेन करने का प्रयास करेंगे? एफ एक्स, क्योंकि जब तक एफ एक्स हमारे पास नहीं आएगा हम आगे नहीं चल सकते, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आपको रिकॉल हो कि एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, नीड एफ एक्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा, हमारी नीड क्या है? फर्स्ट नीड हमारी क्या है? एफ एक्स, क्योंकि जब तक एफ एक्स नहीं आएगा हम एफ थ्री नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमें पूरा फोकस किस पे करना है? एफ एक्स में। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस को ऐसे ही लिख ले रहे हैं, अगर इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एफ डैश एक्स मिलता है। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ओके, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ? दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एक लाइन, d अपॉन डी एक्स, एंटायर फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे 2 to x सॉरी एफ टी डी टी, ऑलराइट, लेफ्ट साइड हो गया, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है? 6x स्क्वायर x to 8 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x to 8 सॉरी टी स्क्वायर एफ टी डी टी, ऑलराइट। अब इसी फंक्शंस को मुझे कैलकुलेट करना है, इसी फंक्शंस को मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है, और हम अपने रिजल्ट पे क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग देखें तो डिफरेंशिएशन जैसे ही, यानी कि ये हमसे इनडायरेक्ट वे में हमसे क्या पूछ रहा है? इसका डैश वैल्यू यानी डेरिवेटिव वैल्यू। अगर ये चीज़ दिया है, ये दिया है 2 to x एफ टी डी टी, ओके, तो इसका डेरिवेटिव इस मेथड से हम लोग निकाल रहे थे। अभी जो ये वाला फंक्शन हमने यानी जी एक्स दिया है, जी डैश एक्स निकाल रहे हैं, यानी कि डी अपॉन डी एक्स जैसे ही यूज़ किया तो ये फंक्शन यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे? टी की जगह पे एक्स प्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे? एफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ओके, माइनस एफ ऑफ 2, 2 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0। अब देखिए कैसे ये काम आ रहा है। 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है, ओके। कितना आ जाएगा? 12x यहाँ से आ जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसका रिजल्ट फिर से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इसका एफ डैश यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ पे निकाला जा रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे? टी स्क्वायर, दैट मीन्स कि 8 का स्क्वायर, इंटू क्या लिखेंगे? एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 8, फिर क्या लिखते हैं? 8 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। 8 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0, माइनस लोअर लिमिट को प्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। बहुत ही आसान है, आसानी से मैंने प्लेस कर दिया। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस विद इन द मिनट सॉल्व हो जाएगा, ओके। देखिएगा अब यहाँ से सिर्फ मुझे मिलेगा एफ एक्स, ये पूरा वैल्यू कहाँ पे लीड करेगा? 0। ये भी पूरा कहाँ पे लीड करेगा? 0, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। तो यहाँ से क्या बचेगा? 12x प्लस, इस ब्रैकेट में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ बचेगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर एफ एक्स बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एफ एक्स बचेगा, ओके। तो इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ओके, ये जो प्लस की है ये। अब ब्रैकेट को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? 12x माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस का एक्स स्क्वायर
इंटू क्या बचेगा एफ एक्स। ओके, थोड़ा सा असेंबल कर लेते हैं क्योंकि मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना है। एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू क्या बचेगा 12x। ऑलराइट, यहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो एफ एक्स का कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, इक्वल टू क्या बचेगा 12x। फाइनली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 12x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एफ एक्स आ गया, यही हमारा, ये इसी की सर्च थी, इसी की तलाश थी, तलाश इसी की थी। तो हम हमारे पास जब एफ एक्स आ गया, अब एफ एक्स आ गया, हमसे कुछ भी पूछे, अब हमसे यहाँ से पूछा क्या है एफ ऑफ 3, तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या, दैट मीन्स F3, दैट मीन्स कि F3 क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 अपान कितना लिखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 12 तियाँ कितना हो जाता है 36 और 3 तियाँ 9 1 10 और 2 पचे 10, 18 दूना 36 यानी 18 अपान कितना आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब यहाँ से अगर हमसे ये पूछ ले कि एफ ऑफ ई कितना होगा, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 12e अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर। ओके, कुछ भी जो भी चाहे वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन द मिनट। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो थीम था वो एफ एक्स को किस तरीके से फाइंड करना था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएनसी, जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। ओके, तो पीएनसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सारी बातें दी रही होती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ IIT JEE के भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पीएनसी स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।